हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस समय सीटेट की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे आज आपकी जो डेट है, ये वीडियो जब आपको मिल रही है तो इसके बाद से 15 से 16 दिन, मैक्सिमम 15 दिन आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो इन 15 दिनों में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए, उसके टॉप 5 जो है बेस्ट ट्रिक्स हैं, आज मैं वो आपको बताने वाला हूं। इससे एकदम यकीन मानिए कि पेडागॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एकदम आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 150 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, मैं सीधे ज्यादा इधर उधर की बात ना करके मैं सीधे यहां पर बात करता हूं। तो 150 क्वेश्चन का सेट होने वाला है आपका, और अब की बार आपको पता है कि कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, इसमें जो 75 प्रश्न का पार्ट डिवाइड किया जाता है, जैसे 30 के 5 होते हैं, है ना, 30 के 5 होते हैं, तो हर एक का आधा आधा मतलब 15 क्वेश्चन जो होता है वो आपका एक तो होता है फैक्ट बेस पे। ठीक है, और 75 प्रश्न जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पेडागॉजी के। ठीक है, तो जो आपके फैक्ट बेस वाले प्रश्न होते हैं इनको तो आपको याद करके तभी काम आपका चलने वाला है, लेकिन जो पेडागॉजी का क्वेश्चन होता है इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके आधार पर आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इस 75 प्रश्नों में से लगभग 70 प्रश्न जो है आप बड़े आसानी से सही कर सकते हैं उन ट्रिक्स का प्रयोग करके। और वो कितनी होंगी, मात्र 5 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब उसके लिए क्या क्या, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, एक बार हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जरूरी चीजों में जो होती है आपकी, जब आप एकदम स्टार्टिंग में होते हैं तो यहां पर आपको चाहिए होता है सिलेबस। ठीक है, लेकिन इस समय आप स्टार्टिंग में तो है नहीं, मिडल में है, आपने सिलेबस, मिडल क्या लगभग लास्ट में है, तो आपने सिलेबस को अच्छे से रीड कर लिया है। और जरूरत पड़ती है लास्ट टाइम में आपके नोट्स की, वो भी कैसे नोट्स होने चाहिए, एकदम संक्षिप्त नोट्स होने चाहिए, मतलब कि आपने जो भी बनाया है उसको शॉर्ट में बनाइए, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो लास्ट का 15 डेज होता है उसमें आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है और अपने नोट्स का रिवीजन करना होता है। यहां से आपके फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिवाइज होके आपको समझ में आ जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपने शॉर्ट नोट बनाए, आपका फैक्ट वाला पार्ट 75 का जो है क्लियर होने वाला है, वहां से आप अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहां से आपका लेवल भी डिसाइड होता है और आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी आपको मैं आगे ट्रिक्स बताऊंगा ना उसको जब आप अप्लाई करेंगे तभी वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट आपको कहां से मिलेगा, क्योंकि अगर आप जाके नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो भी अलग अलग चीजें मिलती हैं, और अब ऑफलाइन हो गया है पेपर, तो आपको इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी, एक बुक की जरूरत होगी, क्योंकि यहां पर आपको प्रैक्टिस करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, तो आपके सामने मैं यहां पर रखता हूं एक किताब है ये, ठीक है, जो कि फिजिक्स वाला के द्वारा, एक मिनट, ओके, ये एक बुक है जो कि सीटेट पेपर 1 के लिए फिजिक्स वाला की वेबसाइट से आपको मिलेगी। ठीक है, फिजिक्स वाला की वेबसाइट से आपको ये बुक वहां पर जाकर के आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और ये क्यों बेस्ट है वो एक बार देख लेते हैं हम। देखिए ये सीटेट के लिए स्पेशली बनाई गई है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 के लिए, पेपर 1 का मतलब क्या है कि क्लास 1 to 5 के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, और यहां पर क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सॉल्व पेपर मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट की संख्या कितनी होगी, तो 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 7 आपके सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है वो है ओएमआर शीट। ठीक है, 15 ओएमआर शीट आपको मिलेगी जिसमें आप गोला भर भर के अच्छे से अपनी स्पीड भी सही कर सकते हैं और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। समस्या यहाँ पे ओएमआर शीट वैसे तो हर कोई भरना जानता है,
लेकिन लास्ट में जाके समस्या हो जाती है कि उसको भरने में कुछ लोगों का प्रश्न छूट जाता है। मेरे एक दोस्त थे, वो भरने लगे, उनकी आदत थी कि लास्ट में जो 15 मिनट बचता है ना, उसमें 150 क्वेश्चन के गोले भरते थे। अब समस्या ये हुई कि लास्ट में उनको पता ही नहीं चला कि 15 मिनट कब बीत गया, और गोला भरते भरते लगभग लास्ट का एक सेक्शन पूरा उनका छूट गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अभी लास्ट में हम बताते हैं कि किस तरीके से आप OMR सीट को टारगेट करें, ठीक है। तो ये आपको बताया कि आपके सॉल्व पेपर कितने होंगे, 7 हो जाएंगे उसमें सॉल्व पेपर, नवीनतम पैटर्न पर ये आधारित होगा, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये उसकी विषय सूची दी गई है, 15 प्रैक्टिस सेट है और 7 जो है वो सॉल्व पेपर है, जो कि आपके 2022 और 2023 के पेपर्स हैं जो हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट रखा गया है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको किस तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से है। देखिए क्वेश्चंस का लेवल मैंने देखा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का लेवल है, ये एकदम बेहतर है जो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और दूसरी चीज ये है कि इन प्रश्नों का जब उत्तर दिया गया है, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर दिया गया है वो देखिए किस तरीके से दिया गया है। एक मिनट, देखिए उत्तर जो है ना प्रश्नों का, ये व्याख्या के साथ दिया गया है। तो यहां पर यह भी क्लियर हो जाता है कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है। तो ये एक बेहतर तरीका है प्रश्नों के उत्तर को हल करने का, ठीक है। अब यहां पर जो लास्ट में आपको मिलेंगी 15 OMR सीट मिलेंगी। अब मैं बात करता हूं OMR सीट को आप कैसे भरें, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले 150 प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद जाकर के क्या करते हैं, गोला भरते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो वहां पर डर ये रहता है कि आपने सारी मेहनत तो कर ली है, प्रश्न हल कर लिए, लेकिन अगर 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट भी आप लेट होते हैं तो क्या हो जाता है, गोला आप पूरा नहीं भर पाते हैं। क्योंकि दिमाग है ना, किसी क्वेश्चन पर अटक गया तो वो कहता है कि ठीक है 5 मिनट और कर लेते हैं, 5 मिनट और कर लेते हैं। ऐसा करते करते जाके लास्ट में क्वेश्चन क्या होते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको गोला कैसे भरना है ये देखिए, 2 तरीके से गोला भरना आप शुरू कर दीजिए अभी से। एक तरीका यह है कि 1 क्वेश्चन 1 जो है गोला, मतलब एक क्वेश्चन जैसे हल करिए तुरंत बगल में OMR सीट रखिए, गोला तुरंत भर लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका आपका है कि एक सेक्शन जब आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, मतलब कि एक सेक्शन मतलब 30 क्वेश्चन जब आप पूरा कर लीजिए तो आप उसका पूरा का पूरा गोला भर दीजिए, ठीक है। तो ये तरीका आपका हो जाएगा गोला भरने का। अब बात करते हैं कि ये जो है किताब आप परचेज कहां से करें। तो इसको परचेज करने के लिए आप Amazon की वेबसाइट पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसे क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स वाला की वेबसाइट पे जाकर के भी इसे परचेज कर सकते हैं। यहां पर स्कैन करने के लिए आपको दिया गया है, यहां से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब परचेज करें तो मेरा कूपन कोड है अंकित 100, ठीक है। इसे जब आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज जो है वो लेस हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपीज की आपको छूट मिल जाएगी। तो ये बुक कहने का मतलब है कि बेस्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक्स पर, ठीक है। देखिए जरूरी चीजों के बारे में बात हो गई, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक्स के बारे में, ठीक। तो ट्रिक नंबर 1 जो हमारा है कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर लगाएंगे तो उसमें सेंटर में किसको रखेंगे, सेंटर में रखेंगे आप बालक को। इसीलिए क्योंकि अब जो हमारी शिक्षा पद्धति चलती है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होती है, मतलब कि बच्चे के हित में ही आप उत्तर लगाएंगे, उसके अपोजिट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आपने बच्चे के हित में उत्तर लगाया है तो आपका प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा इस समय चल रही है। तो पहला ये हमेशा माइंड में रखिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे जितनी भी ट्रिक्स आएंगी उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोर यही है, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, ठीक है, कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। वैसे भी जो अधिगम होना चाहिए वो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण ही होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम बात करें एक एक ऑप्शन की, जैसे देखिए कठोर समय सारणी, समय सारणी जो होनी चाहिए वो कठोर कभी भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो कठोर आपका शब्द है ना, ये कैसा है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये निगेटिव वर्ड में आ जाएगा, तो ये तो वैसे भी उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक। अगला है परीक्षा केंद्रित उपागम। तो परीक्षा केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत।
मानकीकृत पाठ्यक्रम, बच्चों के लिए कभी भी कोई पाठ्यक्रम मानकीकृत नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव, ये भी बच्चे को केंद्र में रख करके नहीं बनाया गया। अगला क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो अधिगमकर्ता कौन होगा, अधिगमकर्ता जो होगा वो बालक होगा, छात्र होगा। जब इसको केंद्र में रख करके कोई भी शिक्षण कार्य होगा तो वही क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित, और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए बच्चे के हित में काम करना है, ठीक है। कहीं भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वर्ड आता है तो उसको बच्चे के हित में लेकर के जाना है। ये ट्रिक आपको पेडागॉजी के लगभग 100% क्वेश्चंस में काम आएंगे, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा ट्रिक है दूसरा वाला है, ये टैग वर्ड्स को लेकर के है। टैग वर्ड में दो तरीके के टैग वर्ड होते हैं, एक कौन सा है, पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब देखिए बच्चे के परिप्रेक्ष्य में जब भी बात होगी अगर उसमें ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स आएंगे तो फिर क्या होगा, ये आपका प्रश्न हमेशा उसी उत्तर पे जाएगा, हमेशा वही सही होगा। और अगर नेगेटिव टैग वर्ड्स यहां पर आते हैं तो वो वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि प्रश्न जो पूछा गया है वो नहीं वाला है या फिर उपयुक्त वाला है, कि कौन सा उपयुक्त होगा, ये आपको ध्यान में रखना। आगे इस पे अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले। देखिए अगर बात समालोचनात्मक चिंतन की होती है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, समालोचनात्मक चिंतन हमेशा पॉजिटिव होता है। बच्चा हमेशा सक्रिय रूप से सीखता है, तो कहीं भी बच्चे के परिप्रेक्ष्य में अगर सक्रिय लर्निंग आती है तो क्या होगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। समझना, किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़ना है, ठीक है, रटना नहीं है। तो समझ के पढ़ना कहीं भी आएगा तो वो किस में होगा, वो पॉजिटिव में जाएगा, तो वो ऑप्शन सही होगा। अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है कि ओपन एंडेड, मतलब कि बच्चा एक चीज के बारे में कई तरीके से सोच सकता है, तो ये उसके लिए सीखने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो अपसारी चिंतन भी है। लचीलापन, अभी हमने पीछे देखा कि कोई भी चीज बच्चे के सामने कठोरता पूर्वक नहीं होनी चाहिए, तो हर चीज लचीली होनी चाहिए, मतलब समय सारणी भी कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा, हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए, सबको एक साथ मिला करके शिक्षा की बात होनी चाहिए। बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि कैसा व्यवहार, समानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। बच्चा अन्वेषण और चर्चा, मतलब खोज और चर्चा के माध्यम से सीखे, जहां भी ये मिले वो पॉजिटिव आपका होगा। रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, योगात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को तो मूल्यांकन बीच बीच में ही होते रहना चाहिए। इसलिए अब क्या है, नई शिक्षा नीति में योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ जो है काम किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना है, तो प्रोत्साहन कहीं भी आता है तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। रचनात्मकता कहीं आती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरण जैसे रुचि है, जिज्ञासा है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमेशा जब भी बच्चे के परिप्रेक्ष्य में आएंगे तो वही ऑप्शन आपके सही होंगे। दृश्य और श्रव्य सामग्री का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी कैसा होगा, वो भी सही होगा। ऐसे और भी टैग वर्ड आएंगे, तो आपको केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि बच्चे को केंद्र में ही लेकर के चलना है, ठीक है। मानकीकृत मूल्यांकन की अगर बात आएगी तो ये हमेशा निगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। तो ये अगर पूछा है कि कौन सा उपयुक्त है तो ये तो गलत हो जाएगा कि जो नेगेटिव वर्ड्स होंगे उन पे आप नहीं जाएंगे। अगर पूछेगा नहीं है तो नेगेटिव पे आप जाएंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कठोर नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज बच्चे के लिए। कंठस्थीकरण या रटना जैसे रोट लर्निंग जो होती है, रोट लर्निंग बच्चे के साथ कभी भी जो है उपयुक्त नहीं हो सकती। बच्चे के साथ कभी भी अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए। अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए। तो जहां भी ये सब बच्चे के परिप्रेक्ष्य में आए ना तो ये गलत हो जाएगा तुरंत, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। व्याख्यान या परिभाषाएं, बच्चों को व्याख्यान नहीं देना है क्योंकि बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। परिभाषाएं नहीं याद करानी, उनको क्या करना है, समझाना है। इसीलिए यहां पर हमने पहले ही देख लिया कि समझने वाली प्रक्रिया चलेगी। दंड या सजा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये तो देखते ही गलत काट दीजिएगा। भयपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए। सहानुभूति नहीं बल्कि कैसा, समानुभूति। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कैसी हैं, नकारात्मक है। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केवल भी जो आपका क्या होता है, ओनली, मात्र, ये सब क्या होता है, नकारात्मक शब्द होते हैं। इन पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जैसे प्रश्न, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, मतलब बच्चों का जो अधिगम होगा कितना मजबूत और कितना स्ट्रांग होगा। ये देखिए पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु को रटकर। अभी हमने बताया कि जो रटना होता है वो कैसा होगा, निगेटिव है, ठीक है। तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया।
अगला है अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा सीखना, मतलब कि एक दूसरे से मेल जोल करके सीखना। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका ऑप्शन कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया, सही जाएगा। दंड के भय से, तो दंड आपका कैसा है, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन गलत। और अध्यापक को निष्क्रिय रूप से, देखिए उसमें निष्क्रिय सक्रिय छूट गया था, बालक जब भी पढ़ेगा हमेशा सक्रिय रूप से रहेगा, तो जहां भी आपको निष्क्रिय मिले तो वो ऑप्शन आपका कैसा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव वे में बात कही गई है, तो आप पॉजिटिव इसमें खोजेंगे, जितने निगेटिव होंगे उनको आप काट देंगे। तो इसीलिए टैग वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी हमारी ट्रिक जो है ये पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चंस को लेकर के है। ये कैसे आप समझेंगे, जैसे अगर किसी प्रश्न में पूछता है कि कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप निगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। पूछेगा कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। तो अभी हम इस पे बात करने वाले हैं आगे प्रश्न के माध्यम से। देखिए एक प्रश्न है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो नहीं पूछा है, मतलब कि अब हमको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, निगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है। अगर हमको निगेटिव टैग वर्ड मिल जाता है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नहीं है, सही नहीं है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है, मतलब कि नकारात्मक टैग वर्ड या नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए स्वाभाविक रूप से बच्चे प्रेरित होते हैं, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। आपको ढूंढना क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, जाहिर सी बात है कि जब अपसारी चिंतन की बात होती है, ओपन लर्निंग की बात होती है, तो क्या होता है, बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। अगर बच्चों को एक तरफ बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे तमाम प्रकार से नहीं सीख पाएंगे, जो उनकी चिंतन तर्क शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, जब वे संज्ञानात्मक रूप से, जाहिर सी बात है जब बच्चों के अंदर संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका हो जाता है, तो क्या होते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं सीखने के लिए। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी सही नहीं होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो आ गया आपका ओनली, केवल, तो ये कैसा वर्ड है, निगेटिव है। आपको निगेटिव चाहिए था, मतलब कि नकारात्मक प्रश्न नहीं वाला पूछा है, तो आप निगेटिव टैग वर्ड आपने ढूंढा और डी वाला उत्तर आपका क्या हो गया, सही हो गया। हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और पॉजिटिव में देख लेते हैं कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो आकलन विधि की बात की जा रही है और उपयुक्त होगी, मतलब कि ये क्या है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है कि उपयुक्त होगी, है ना। नहीं वाला नहीं पूछा है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में आपको कौन सा टैग वर्ड ढूंढना है, पॉजिटिव वाला टैग वर्ड आपको ढूंढना है। अब देखिए मानकीकृत परीक्षण कार्य, मैंने अभी बताया कि कहीं भी आपको मानकीकृत दिख जाए तो वो कैसा होगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी उत्तर गलत। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा, तो क्या मात्र स्मरण मतलब याद करना, मतलब रटना, रोट लर्निंग को बिल्कुल नकारात्मक माना गया है, तो ये भी उत्तर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एक शब्द उत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के सामने रख दिए जाएंगे तो वो जो है अपसारी चिंतन नहीं कर पाएगा, उसका चिंतन कैसा हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक शब्द वाले वस्तुपरक जो हो जाएंगे ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सहयोगी प्रायोजित कार्य, तो ये बच्चे के संदर्भ में हमेशा कैसा होगा, सही होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका ये पॉजिटिव वर्ड मिल गया, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, यही वाला चौथा प्रश्न आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक काम करेगा जब आप पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगली ट्रिक हमारी चौथी वाली है। तो देखिए बड़े और उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन ज्यादातर सही हो जाते हैं। जैसे बड़े जो उत्तर होते हैं, अभी आपने पीछे प्रश्न हल किया ये वाला, ठीक है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, तो ये तो निगेटिव करके आपने काट दिया। लेकिन जो सही उत्तर है वो आप देखिए सबसे बड़ा वाला है। जब आपके कुछ ना समझ में आए तो सबसे बड़ा वाला उत्तर उठाइए और उसी को मार दीजिए। कोई ऐसा प्रश्न आप हल कर रहे हो जिसमें क्या होता है कि चारों ऑप्शन एक जैसे, तीन ऑप्शन एक जैसे लगते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो उसमें उपरोक्त सही वाला क्या होता है, ज्यादातर
सही हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो बड़े उत्तर हैं वो मैक्सिमम सही हो जाते हैं अगर आप देखेंगे पेडागॉजी के संदर्भ में, ठीक है। तो ये 4 ट्रिक, और आपका 5वां जो ट्रिक है पैसेज, ये किसमें आता है? ये आता है आपका लैंग्वेज में, ठीक है। जो दोनों लैंग्वेज है उसमें आपको पैसेज देखने को मिलता है। तो पैसेज में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आपके सामने कुछ शब्द उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, उन शब्दों को आप क्या करिए? पैसेज में ढूंढिए और उसी लाइन को आप तुरंत पढ़ करके उत्तर पे चले जाया करिए, ठीक है। ये आपका समय भी वहां पर बचाएगा, ठीक है। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है कि जब पैसेज वाले प्रश्न हो तो जो उसके आंसर हो, ठीक है, वो उसी पैसेज से ही लिए जाने चाहिए। आप अलग से उत्तर नहीं लगाएंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका उत्तर कहां से होना चाहिए? उसी पैसेज से ही होना चाहिए। ये जो 5 ट्रिक्स है ना, ये आपको इतना काम करने वाली है आपके लिए। आप एक बार इसको प्रयोग करके देखिए। आप पेपर उठाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, उसको हल करिएगा, आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना काम करती है। बाकी जो OMR सीट वाला मामला है तो इसको आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरीके से हल करना है, ठीक है। आप उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हल करिए। पार्ट में मतलब कि 30 नंबर का एक पार्ट आपका जैसे हो जाए, ठीक है, ज्यादा सुटेबल यही होता है कि 30 नंबर का पार्ट आपका हो गया, तुरंत उसको गोला कर लीजिए। फिर अगला 30 नंबर का शुरू करिए, उसको गोला कर लीजिए। जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको सेकंड राउंड में, पेपर हल करने का सबसे सही तरीका है 2 राउंड में। कितने में? 2 राउंड में हल करिए। पहले राउंड में जो एकदम क्लियर हो, ठीक है, उनको जो है सॉल्व करिए। जो पहले एकदम क्लियर हो उनको हल करिए। उसके बाद जो डाउट वाले हों उनको क्या करिए? सेकंड राउंड में हल करिए। इससे ये फायदा होगा कि आपका समय बचेगा। बाकी जो क्वेश्चंस आपके बचेंगे सेकंड राउंड में जब आप उसको हल करेंगे तो वो भी अच्छे से हल हो जाएंगे। नहीं आता है तो तुक्का लगा के आप आगे बढ़ ही जाते हैं, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये तरीका आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल काम करेगा, एकदम मस्त ट्रिक आपका है। इसको आप प्रयोग करके प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कितना कारगर साबित हुआ। तो आज की क्लास यहीं पर बंद होगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट वाले हैं, ठीक है, जो अभी जो है लास्ट 15 दिन में ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक वीडियो मैं दे दूंगा जिनमें फैक्ट वालों के लिए कुछ टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग उन पे जाइएगा और वहां पर मेहनत करिएगा तो संभवतः वहां से आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम लोग जो यूपी टेट और सुपर टेट का जो है टारगेट है हम लोगों का, ठीक है, सरकार का टारगेट थोड़ा दूर दूर लग रहा है, हम लोगों का टारगेट बन रहा है यही कि जैसे ही इसमें आता है कुछ तो हम लोग एकदम इस पे अच्छे से अपनी तैयारी करके लग जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काम चल रहा है, बढ़िया से काम चल रहा है। जब हम लोग मिलेंगे तो एक अच्छे धमाके के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।